5, 4, 3, 2, 1, lift off. 20 जुलाई 1969 जब इंसानों ने चांद पर पहली बार कदम रखा, उस वक्त हर किसी ने तालियां बजाई। हर किसी को यही लगा कि ये इंसान की सबसे बड़ी जीत है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था जैसे हमें दिखाया गया था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसे आज तक छुपाया जा रहा है? 54 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि चांद पर जाना और वे सारी तस्वीरें और वीडियो ये सब फेक था। वे कहते हैं कि अमेरिका ने ये सब इसलिए किया ताकि अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को हराया जा सके। दरअसल उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, एक ऐसी जंग जो बंदूकों से नहीं बल्कि तकनीक और दिमाग से लड़ी जा रही थी। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे और स्पेस रेस उस जंग का सबसे बड़ा मैदान था। सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजी, पहला स्पेसक्राफ्ट चांद तक पहुंचाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने इंसान को चांद पर उतार दिया और सोवियत यूनियन पीछे रह गया। अब सोचिए, अगर ये सब सच था तो इतना बड़ा सवाल क्यों उठ रहा है? लोग कहते हैं कि चांद की वो तस्वीरें, वो झंडा और वो लैंडिंग सब कुछ किसी स्टूडियो में फिल्माया गया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब एक रेगिस्तान में रिकॉर्ड किया गया था, जहां लाइट्स और कैमरे से सारी कहानी बनाई गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, या फिर ये सिर्फ कुछ लोगों की सोच है जो सच को मानने के लिए तैयार नहीं है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम एक एक करके उन सभी थ्योरीज को खोलेंगे जो मून लैंडिंग को फेक बताती हैं। हम बात करेंगे उन तस्वीरों की जो इतनी साफ थी कि लोग हैरान रह गए। हम बात करेंगे उस झंडे की जो चांद पर लहराता दिखा जबकि वहां कोई हवा ही नहीं है। और हाँ, हम उस साए की भी बात करेंगे जो लोगों को शक में डालता है। लेकिन सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि उनके जवाब भी ढूंढेंगे। नासा क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मई 1968 चांद पर कदम रखने से ठीक 14 महीने पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी वो आदमी जो चांद पर पहली बार उतरा था, उस वक्त टेक्सास के एलिंगटन एयरफोर्स पर एक अजीब सी मशीन को उड़ा रहा था। इसका नाम था लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल या LLRV, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो चांद पर लैंडिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था। सोचिए, ये कोई चमचमाता स्पेसशिप नहीं था बल्कि एक अजीब सा ढांचा था, जैसे कोई टूटा फूटा बिस्तर हो जिसके नीचे रॉकेट इंजन लगे हों। इसे फ्लाइंग बेड सेट भी कहते हैं और नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना अजीब था। लेकिन इसके पीछे मकसद काफी बड़ा था, चांद की कम ग्रेविटी में लैंडिंग का हुनर सीखना। उस सुबह हवा में हल्की सनसनाहट थी। नील, अनुभवी पायलट जो कोरियाई युद्ध में जंगी जहाज उड़ा चुका था, उस मशीन में बैठा। उसके चेहरे पर न कोई डर था और न ही कोई हिचक, बस एक ठंडा दिमाग और तेज नजर। जैसे ही वो मशीन हवा में उठी, नीचे खड़े नासा के इंजीनियर्स की धड़कनें बढ़ गई। ये कोई आम उड़ान नहीं थी। दरअसल LLRV को ऐसा डिजाइन किया गया था कि ये धरती पर चांद की कम ग्रेविटी की नकल कर सके। इसके लिए इसके थ्रस्टर्स, यानी वे छोटे रॉकेट, उनका हर वक्त सही तालमेल में काम करना जरूरी था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, मशीन हवा में तैर रही थी जैसे कोई परिंदा आसमान में उड़ रहा हो। लेकिन ये शांति बस एक छलावा थी। कुछ ही मिनटों बाद अचानक मशीन ने अपना बैलेंस खो दिया। वो हवा में लड़खड़ाने लगी जैसे कोई शराबी नशे में झूम रहा हो। नील ने जॉयस्टिक को मरोड़ा, बटनों को दबाया, लेकिन मशीन उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, नील जल्दी बाहर निकलो। लेकिन इतने शोर में उनकी आवाज कहां सुनाई देने वाली थी। मशीन अब तेजी से जमीन की ओर गिरने लगी। आखिरी कुछ सेकंड में जब वो बस कुछ ही फीट ऊपर थी, नील ने एक आखिरी फैसला लिया और इजेक्ट बटन दबा दिया। फाइनली उनका पैराशूट खुल जाता है और उनकी जान बच जाती है। इसके कुछ ही पल बाद एक जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठी और काला धुआं चारों ओर छा गया। वो मशीन जो चांद की लैंडिंग का सपना लेकर आई थी, अब बस जलते हुए मलबे का ढेर बन चुकी थी। यहीं पर एक ऐसा सवाल उठता है जो आज तक लोगों के दिमाग में गूंज रहा है। अगर नील धरती पर ही इस मशीन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या सच में वे चांद पर इतनी सही और परफेक्ट लैंडिंग करवा पाए? अब ये सच में सोचने वाली बात है। चांद पर तो हालात धरती से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वहां कोई हवा नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं और ग्रेविटी इतनी कम कि मशीन को संभालना आसमान से तारे तोड़ने जैसा था, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी 14 महीने बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली, वो भी इतनी स्मूथली कि दुनिया दंग रह गई। टीवी पर वो सीन देखकर लोग चिल्लाए,
हमने कर दिखाया। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त भी कानाफूसी शुरू कर दी। क्या ये सचमुच हुआ है या फिर ये एक फेक स्टोरी है? आज भी जो लोग मून लैंडिंग को फेक मानते हैं वे इसी क्रैश को अपनी सबसे बड़ी दलील बनाते हैं। उनका कहना है, अरे अगर नील को धरती पर प्रैक्टिस करते वक्त इतना बड़ा झटका लगा तो चांद पर कैसे सब कुछ इतना परफेक्टली हो गया? क्या 14 महीने में वे जादूगर बन गए जो चांद की मुश्किलों को चुटकियों में हल कर ले? वे कहते हैं शायद ये सब एक स्टूडियो में फिल्माया गया था। इमेजिन करो, एक काफी बड़ा सेट है जहाँ रेगिस्तान की रेत को चांद की मिट्टी की तरह सजाया गया है। लाइट्स लगाई गई, कैमरे तैयार किए गए और नील को कहा गया बस एक्टिंग करो, दुनिया को बेवकूफ बनाना है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या अमेरिका ने कोल्ड वॉर में अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। उस क्रैश की वजह क्या थी? नासा का कहना है कि वो एक मशीन में टेक्निकल फेलियर था। LLRV के थ्रस्टर्स, वे छोटे रॉकेट्स जो इसे हवा में बैलेंस रखने के लिए बनाए गए थे, उनमें से एक ने काम करना बंद कर दिया। नतीजा, मशीन अनबैलेंस हो गई और नील के पास कोई चारा नहीं बचा। लेकिन ये मशीन तो बस एक ट्रेनिंग टूल थी। असली मून लैंडर जिसे अपोलो 11 में यूज किया गया था वो इससे कहीं ज्यादा एडवांस था। उसे चांद के वैक्यूम और कम ग्रेविटी के हिसाब से बनाया गया था। नासा के इंजीनियर्स कहते हैं कि उस क्रैश से उन्होंने सबक लिया, अपनी गलतियां सुधारी और एक ऐसा लैंडर बनाया जो फुल प्रूफ था। लेकिन साजिशों वालों का जवाब सुनिए। वे कहते हैं, अच्छा मान लिया कि मशीन में खराबी थी, लेकिन नील का कॉन्फिडेंस कहां से आया? धरती पर तो वे हार गए थे, फिर चांद पर कैसे जीत गए? वे ये भी पूछते हैं कि अगर नासा इतना स्मार्ट था तो उस क्रैश को होने से क्यों नहीं रोक पाया? क्या ये सब एक दिखावा था ताकि बाद में कहानी बनाई जा सके कि देखो हमने कितनी मेहनत की? अब नासा की तरफ से एक और बात सुनिए, नील अकेले नहीं थे। अपोलो 11 में उनके साथ बज एल्ड्रिन थे जो लैंडर के को पायलट थे, और माइकल कोलिंस भी जो ऑर्बिटर में कमांड मॉड्यूल को संभाल रहे थे। धरती पर मौजूद नासा की पूरी टीम उनकी पूरी मदद कर रही थी। महीनों की ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स पर घंटों की प्रैक्टिस और वो क्रैश जिसने उन्हें मजबूत बनाया। नील ने खुद कहा, उस हादसे ने मुझे सिखाया कि मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए, और जब चांद पर लैंडिंग का वक्त आया तो वे सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि नील की हिम्मत और दिमाग की वजह से कर पाए। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नील को चांद पर भेजा ही नहीं गया, वो क्रैश एक बहाना था ताकि नासा कह सके कि देखो हमने कितना रिस्क लिया है। उनका दावा है कि असली लैंडिंग एक स्टूडियो में की गई, शायद एरिया 51 में या फिर किसी गुप्त रेगिस्तान में। वहां नकली चांद की सतह बनाई गई, झंडा लगाया गया और फिर वे तस्वीरें खींची गई जो हमें दिखाई जाती है। क्या ये सच हो सकता है? क्या नील का वो शांत चेहरा जो क्रैश के बाद भी नहीं डगमगाया एक एक्टर का चेहरा था, या फिर ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? दरअसल ये सब उस वक्त हो रहा था जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक भेजकर अमेरिका को चुनौती दी, फिर लूना 2 को चांद पर भेजा गया। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो चांद की सतह तक पहुंचा था। अमेरिका के लिए ये शर्मिंदगी की बात थी। वॉशिंगटन में बैठे नेता चिल्ला रहे थे, हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो सोवियत को पीछे छोड़ दे। और तभी 1961 में राष्ट्रपति केनेडी ने वो मशहूर ऐलान किया। क्या ये सिर्फ एक वादा था जिसे पूरा करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि झूठ बोलने को भी? अब उस क्रैश को फिर से याद करो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग उस हादसे में बाल बाल बचे थे, लेकिन क्या हुआ अगर नासा को लगा कि असली मून लैंडिंग में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? क्या हुआ अगर उन्हें डर लगा कि अगर मिशन फेल हो गया तो सोवियत यूनियन की हंसी और अमेरिका की बेइज्जती पूरी दुनिया देखेगी? साजिश वालों का कहना है कि यहीं से नासा ने एक बैकअप प्लान बनाया। वो प्लान था हॉलीवुड की मदद लेना। जी हाँ, हॉलीवुड। कुछ लोग दावा करते हैं कि मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक को इस काम के लिए बुलाया गया। कुब्रिक, जिन्हें 1968 में 2001 ए स्पेस ओडेसी बनाई थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें अंतरिक्ष के सीन इतने असली लगते थे कि वे लोग हैरान रह गए। क्या ये मुमकिन है कि नासा ने कुब्रिक से कहा हमें चांद की लैंडिंग चाहिए, लेकिन असली नहीं, फिल्मी? अब जरा इस थ्योरी को और मजेदार बनाते हैं। माना जाता है कि नील के उस क्रैश के बाद नासा ने गुप्त स्टूडियो तैयार किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये स्टूडियो एरिया 51 में था, वही जगह जहां एलियंस की कहानी मशहूर है। वहां रेत को चांद की मिट्टी जैसा बनाया गया, बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई ताकि सूरज की रोशनी की नकल हो सके, और फिर नील और बज एल्ड्रिन को वहां लाया गया। उन्हें स्पेस सूट पहनाए गए और नकली लैंडर में बिठाया गया। लेकिन ये थ्योरी सुनने में जितनी मजेदार लगती है उतनी ही मुश्किलें भी खड़े करती हैं। अगर ये सब नकली था तो इतने बड़े झूठ को कैसे छुपाया गया? अपोलो 11 में हजारों लोग शामिल थे, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस।
क्या सबको चुप करा दिया गया, या फिर उन्हें भी पता ही नहीं था कि ये एक नकली मिशन है? और सोवियत यूनियन का क्या हुआ, जो हर कदम पर अमेरिका की जासूसी कर रहा था? अगर ये सब फेक था तो वे क्यों चुप रहेंगे? उनके पास तो रेडियो ट्रैकिंग थी, वे अपोलो 11 के सिग्नल्स को सुन सकते थे। अगर ये सब स्टूडियो में हुआ तो सोवियत ने कभी शोर क्यों नहीं मचाया? एक और दावा किया जाता है कि इतना परफेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट कैसे हुआ? दुनिया भर में करोड़ों लोग टीवी पर चांद की लैंडिंग देख रहे थे। अगर ये सब स्टूडियो में शूट हुआ तो उस वक्त की तकनीक से इतना परफेक्ट लाइव शो कैसे हो पाया? आज तो हम CGI और ग्रीन स्क्रीन से कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन 1969 में ये सब कैसे पॉसिबल था? साजिश वालों का जवाब है कि वो सब पहले से ही रिकॉर्ड किया गया था और फिर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी गई। लेकिन क्या इतना बड़ा धोखा इतने सालों तक छुप सकता है? कोई ना कोई तो बोल ही पड़ता, कोई इंजीनियर, कोई कैमरामैन या फिर कोई एक्टर। इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या वो क्रैश एक हादसा था या फिर एक साजिश का पहला कदम? क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग सचमुच चांद पर गए थे या वो बस एक फिल्म के हीरो थे? क्या वो धूल भरा कदम असली था या फिर स्टूडियो का नाटक? इस कहानी में और भी कई पहलू हैं। वो झंडा जो बिना हवा के कैसे लहराया, वे तस्वीरें जो कुछ ज्यादा ही क्लियर थी। लेकिन अभी के लिए इस क्रैश की गुत्थी को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सचमुच चांद की चमक एक सपना थी या फिर एक बनावटी कहानी। पार्ट 2 जल्दी आएगा।